हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड। पिछले वीडियो में इंटरेस्ट से रिलेटेड जो हमने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमने किसी पार्टी से लोन लिया है या किसी व्यक्ति को लोन दिया है तो हमें कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होता है, कैसे इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बट ये जो हमारा टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम बताएंगे कि अगर हमने किसी ऐसी पार्टी से, ऐसे सप्लायर से माल खरीद रखा है या सर्विस बाय कर रखी है और उस बेस पे सामने वाली पार्टी हमें ब्याज कैलकुलेट करके दे रही है, तो हमें कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। या अगर हमने किसी कस्टमर को माल बेचा है, ठीक है, तो माल जो बेचा है उस पे हम जो है ब्याज लगाना चाहते हैं अगर वो हमें समय पे अमाउंट पे नहीं करता है ना। तो ज़्यादातर बिजनेस में यही होता है कि अगर हम किसी को उधार में माल देते हैं तो हम उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का पीरियड देते हैं, क्रेडिट पीरियड, कि भी 10-15 दिन तक तो आप पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। उसके बाद जो भी हमारा ब्याज है 18% या 15%, जो भी हम चाहते हैं वो हम आपसे चार्ज करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन स्टॉक आइटम्स। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे सामने एक कंपनी है जिसका नाम भी मैंने एक बार यही रख रखा है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन स्टॉक आइटम से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इंटरेस्ट का जो ऑप्शंस वगैरह होते हैं, जो फीचर्स वगैरह होते हैं, जो पहले से टैली में ऑफ होते हैं, हमें कंपनी क्रिएट करने के बाद जैसे ही हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फीचर से रिलेटेड हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं। तो हमें क्या करना है, उसमें उस ऑप्शन को यस करना है। तो पहले से मैंने कंपनी बना रखी है, तो अब आपको फिलहाल करना क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन आ रहा है ना। आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो अल्ट के साथ के करना है या इस पर सीधा आप क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको फीचर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए F11। तो आप क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और जैसे आप F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, शो मोर फीचर्स, है ना, और शो ऑल फीचर्स। तो आप इन दोनों को यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ रहा है अकाउंटिंग में ही अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये आपको क्या करना है, यस करना है। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल यस कर देता हूं और बाकी हमारा जो इन्वेंट्री और अकाउंटिंग है ये दोनों भी यस रहेंगे। ठीक है, एज इट इज रहेंगे। कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं सीधा वाउचर्स में और F9 प्रेस करते हैं। परचेज वाउचर में हम किसी से माल खरीदेंगे पहले तो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दूंगा, जो भी हमारे पास बिल आया है। ठीक है, मैंने डाल दिया, अज्यूम करके 100 नंबर बिल से हमारे पास माल आया है। और यहाँ पे मैं पार्टी का खाता खोल देता हूँ। ठीक है, इसको सन्ड्री क्रेडिटर लेते हुए से एंटर मारेंगे और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, एक तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, एक तो ये हमें यस करना है। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसने हमें कितने दिन की उधारी दी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे 10 दिन, 15 दिन की उसने हमें जो भी छूट दी है कि 15 दिन तक आप पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, 15 दिन के बाद ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं 10 दिन का टाइम, क्योंकि इसने हमें 10 दिन का टाइम दिया है। ठीक है, इसको हम एज इट इज नो रहने देंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नीचे और कि भी एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हमें इसको क्या करना है, यस करना है। तो हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे और ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनमें से क्या करना है, ये जो पहला ऑप्शन है इसको हमें क्या करना है, यस करना है। ठीक है, जैसे हम यस करेंगे इसमें हमें एक जो फीचर है वो भी हमें यस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, F12 प्रेस करना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भी लिखा हुआ आ रहा है यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर्स, है ना। ये वाला ऑप्शन हमें क्या करना है, यस रखना है। अगर नो हो तो इसको आप यस कर देंगे। ठीक है, यस करने के बाद हमें क्या करना है,
ये तीनों ऑप्शन नो रखना है, इसमें कोई सा भी ऑप्शन हमें यस नहीं करना है फिलहाल। और यहाँ पे जितना परसेंट वो हमसे क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा, वो हमें यहाँ पे 10%, 12%, 18% जो भी है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट ऑफ कैलकुलेशन डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लेंगे कैलेंडर मंथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भी जितना महीना होगा उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा उसको। अगर 29 दिन होंगे तो 29 दिन के हिसाब से ब्याज लगेगा, अगर किसी महीने में 28 दिन है तो 28 दिन के हिसाब से लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है बैलेंस जो हमारा ब्याज का लगेगा इंटरेस्ट, वो किस बैलेंस पे लगेगा, ऑल बैलेंस पे लगेगा, क्रेडिट बैलेंस पे लगेगा, या डेबिट बैलेंस ओनली पे लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिटर जो होता है वो हमारा उसका बाय डिफॉल्ट जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, उसका बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट ले लेंगे। ठीक है, आप ऑल बैलेंस तब लेंगे, उस कंडीशन में लेंगे जब आपका एडवांस में पैसा अगर उस बंदे के पास जमा होता है, पार्टी के पास जमा होता है, तो आप क्या करोगे, उससे भी ब्याज, जो आपने एडवांस में पैसा दिया है उससे भी आप ब्याज लोगे। उस सिचुएशन में आप इसमें क्या करोगे, ऑल बैलेंस करोगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ही लेते हैं। ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा ऑलवेज रखेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा हमारे, ऑलवेज रहेगा। और जैसे ऑलवेज करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, देखो क्या आ रहा है, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एंड रेफरेंस, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। मतलब कैलकुलेशन फ्रॉम, ये कब से कैलकुलेट करेंगे आप ब्याज को, जो हमारा ब्याज है हम कैसे लगाना चाहते हैं। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई जिस दिन अपन ने माल खरीदा है उसके अगले दिन से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे से। मतलब कि भाई उसने हमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया है, उसने कहा है कि भाई अगले दिन से आपका ब्याज स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है। अदरवाइज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एंड रेफरेंस का मतलब होता है कि भाई उसने हमें 15 दिन का टाइम दिया है। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करना है, उसको पैसा देना है, अदरवाइज ब्याज जितने दिन की छूट है उसके दिन से अगले दिन से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी से 1 तारीख को माल खरीदा है और उसने हमें 15 दिन की छूट दी है, तो एक जो फर्स्ट डे है वो तो काउंट होगा ही नहीं, मतलब सेकंड डे यानी कि 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तो छूट रहेगी। ठीक है, मतलब 17वीं तारीख तक, यानी 17वें जो डे है, 17 डेज, 17 तारीख जो है उस दिन से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे हमने किसी को माल बेचा, ठीक है, जो बिल बनाया वो बनाया 1 तारीख को, और जो माल डिलीवर हुआ है वो है 2 तारीख को। मतलब सामने वाली पार्टी जब जिसको आपने माल बेचा है वो ये कह रही है कि भाई आपने जिस दिन माल हमें डिलीवर किया उस दिन से ब्याज लगना स्टार्ट होना चाहिए, या उस दिन के 15 दिन छोड़ के उस दिन से 15 या 20 दिन जितने दिन का भी हमने उसको छूट दी है उस दिन से ब्याज लगना स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर 1 तारीख को हमने बिल काटा है और 2 तारीख को अगर उसको माल डिलीवर किया है, या 3 तारीख को माल डिलीवर किया है, तो 3 तारीख से अगला 15 दिन छोड़ के हमें उससे ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो वो होता है हमारा इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहां हम आपको फिलहाल बताएंगे तीनों तरीके से कि भी तीनों तरीके से अगर हम ब्याज कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे। तो देखो, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है राउंडिंग। ये क्या होता है कि ब्याज अगर पैसों में आ जाए, 1 रुपए तक के अंतर में आ रहा हो, पॉइंटों में अगर इंटरेस्ट आ रहा हो, तो हम उसको नॉर्मल राउंडिंग ले लेंगे। डाउनवर्ड का मतलब होता है कि भाई अगर ब्याज अगर मान लो आ रहा है 120 रुपए 25 पैसे, तो उसको वो क्या कर देगा, 120 रुपए कर देगा। ठीक है, और अगर ब्याज मान लो अगर अपन ने यहाँ पे अपवर्ड ले लिया और ब्याज बढ़ रहा है 120 रुपए 30 पैसे, तो वो उसको 120 रुपए की जगह 121 रुपए कर देगा, आगे कर देगा, ऊपर कर देगा 1 रुपए की तरफ। ठीक है, और अगर अपन नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। अगर 0.50 से नीचे की अगर कोई वैल्यू बनती है तो पीछे की लेगा, और 0.50 से ऊपर की अगर कोई ब्याज बनता है, जैसे 0.75, 0.80, 0.55, तो आगे की वैल्यू ले लेगा। तो हम यहाँ नॉर्मल राउंडिंग लेंगे और 1 रुपए तक लिमिट यहाँ पे डाल देंगे कि राउंडिंग सिर्फ 1 रुपए तक ही आपको करनी है। ठीक है, बाकी आप उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देना। ये हो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका खाता भी खोल लेंगे, क्योंकि माल बेचेंगे तो परचेज अकाउंट तो हमारा इफेक्ट हो गई। ठीक है,
और यहाँ पे ले लेंगे आइटम्स की, जो जो आइटम हम उससे खरीद रहे हैं वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। मैंने लिख लिया WD ग्रीन SSD @120 GB के। भाई WD ग्रीन 120 GB की हमने उससे जो है SSD मंगवाई है। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया नोज और इसको हम सेव कर लेंगे। मान लो मैंने 100 क्वांटिटी मंगाई है, ठीक है, और 1500 रुपए के हिसाब से। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, अब सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो भी है 10 डेज का क्रेडिट पीरियड है, मतलब 11 अप्रैल से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया ना क्रेडिट पीरियड, ड्यू डेट और क्रेडिट डेट, है ना, डेज, तो 10 दिन का आ गया। 10 दिन का उसने हमें छूट दिया है। ठीक है ना, देखना चाहे तो यहाँ पे अपन बंसल कंपनी आके अपन देख सकते हैं कि उसने 10 दिन की छूट दी हमें यहाँ पे, है ना, दिए ना 10 दिन की छूट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगले दिन से ब्याज लगा, तो इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, मतलब जिस दिन को माल खरीदा है उसके अगले दिन से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर जिस दिन से माल खरीदा है अगर उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा तो हमें ये 10 डेज तो यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उसने तो हमें उधारी फिर दी नहीं है, एक दिन की दी है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, यही किया है ना अपने, यहाँ ड्यू डेट किया है, यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी किया है। ठीक है, इसको अपन सेव कर लेंगे। ठीक है, ये लीजिए, इसको यहां से भी हम 0। ठीक है, इसको सेव, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ब्याज जो है हमारा किस हिसाब से लग रहा है, ब्याज कितना। उसके लिए हमें क्या आना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आना है और इंटरेस्ट पेबल में आना है। और यहाँ पे डेट डाल देंगे एल्ट के साथ F2 करके 1/4 से 1/5, यानी 1 महीने का देखते हैं क्या ब्याज बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ब्याज लगना स्टार्ट हुआ है 2 अप्रैल से 1 मई तक, है ना। यहाँ आप डाल सकते हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तारीख लेगा नहीं क्योंकि एजुकेशन मोड है, तो हम 1 तारीख ही ले लेते हैं, 1 मई। तो यहाँ पे साफ साफ बता रहा है वो कि भाई जो आपका ब्याज लग रहा है वो यूं लग रहा है, 1.5 लाख है, 2 अप्रैल से 1 मई तक 30 दिन का ब्याज 18% के हिसाब से 27,000 रुपये होता है ना। क्योंकि 1 तारीख को माल खरीदा था तो उसके नेक्स्ट डे से ब्याज लगना स्टार्ट होता है, उसी दिन से नहीं, नेक्स्ट डे से। वो होता है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, मतलब। ठीक है, जो अपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर मैं आपको बताता हूं, उसी में करेक्शन करके मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन लेने से क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने दे दिया कि भाई 10 दिन का टाइम मिला है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी की जगह ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एंड रेफरेंस डाल दिया। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल, और एल्ट के साथ F2 करके आप डेट डालिए 1/4 से 1/5। अब आप यहाँ एंटर मार के आइए और यहाँ पे अब आपको देखो क्या दिख रहा होगा। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ब्याज जो लग रहा है वो 12 तारीख से लग रहा है, क्योंकि देखो जिस दिन माल खरीदा है, 1 तारीख को खरीदा 1 अप्रैल को, तो उस दिन तो ब्याज लगता है नहीं, उसके अगले दिन से, यानी कि 2 तारीख से, है ना। तो 2 तारीख से अगला दिन आप 10 दिन और काउंट कर लो, 2 तारीख से अगले 10 दिन, तो 12 तारीख ही हुई ना। तो 12 तारीख से क्या हो जाएगा, आपका जो ब्याज है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो 12 तारीख से 1 मई तक 20 दिन बनते हैं, तो 20 दिन का 18% के हिसाब से 18,000 रुपए ब्याज बनता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में, समझ में आ गई। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। एक तो ये हो गया। ब्याज ऐड करना है तो ब्याज कैसे ऐड करेंगे, वो ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि भी ये जो एंट्रियां होती है ब्याज ऐड करने की, वो हमें, अगर हमने किसी से लोन लिया है या किसी से उधार में माल खरीदा है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में जाके करते हैं। ठीक है ना, तो हमें अल्टर में आना है, वाउचर टाइप में आना है और क्रेडिट नोट में आना है। क्रेडिट नोट में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें नेम ऑफ क्लास बनानी होती है। यहाँ पे इंटरेस्ट
पेबल के बेस पे। तो यहाँ पे नेम ऑफ क्लास डाल दूंगा इंटरेस्ट पेबल, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। इसको हम क्या करेंगे, यस कर देंगे कि भी इस क्लास का यूज मैं इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए कर रहा हूं, और बाकी इसको एज इट इज रख देंगे, कर लेंगे। और एक खाता खोलेंगे हम इंटरेस्ट पेड का, इंटरेस्ट पेड इन डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि भाई ब्याज देना है तो खर्चा तो होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम और अल्ट के साथ F6 प्रेस करते हैं। जो हमने क्लास बनाई थी इंटरेस्ट पेबल वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। एंटर मारेंगे और डेट डाल देंगे 1/5 कि भाई 1 तारीख को माल खरीदा था, 10 दिन की छूट है, 12 अप्रैल से 1 मई तक का ब्याज हमें लगाना है। अब तो पार्टी का नेम लेते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या करेगा वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि भाई जो ब्याज है वो 20 दिन का लग रहा है, 1.5 लाख पे 18,000 रुपए, बिल नंबर 100, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एंटर मार के इसको एक्सेप्ट करवाना है और 18,000 लेते हुए न्यू रेफरेंस लेना है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे डाल सकते हो इंटरेस्ट ऑफ अप्रैल 20 डेज, जो भी आप देना चाहो अपने हिसाब से वो आप रेफरेंस अपने हिसाब से नाम डाल सकते हो। और यहाँ पे जो बाय होगा, क्रेडिट होगा, वो होगा यहाँ पे इंटरेस्ट पेड, क्योंकि अभी तक हमने उसको ब्याज दिया नहीं है, हमने सिर्फ अमाउंट ऐड करना है ब्याज का। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो ब्याज का अमाउंट ऐड करना है, जब पैसा उसको देंगे जो ब्याज सही दे देंगे जब भी देंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड लेना है, क्योंकि हमारा खर्चा भी तो बढ़ रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना है, बंसल कंप्यूटर को 1 मई तक कितने रुपए देने, 1,68,000, क्योंकि 1,50,000 का तो माल खरीदा था, 18,000 ब्याज लग गया ऊपर, तो 1,68,000 रुपए दूंगा। और इस 1,68,000 में 18,000 हमारा क्या है, खर्चा है, ब्याज है। तो ब्याज अलग से हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा बिजनेस का, ठीक है। इसको हम, ये तो हो गया हमारा कि भाई कैसे हमें ब्याज ऐड करना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट था इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, वो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्स वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे डाल दिया मान लो मैंने 1/5, ठीक है। और जिसको भी अपन माल बेच रहे हैं उसका मैं यहाँ खाता खोल लेता हूँ, जैसे HK कंप्यूटर डाल देता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर में, सन्ड्री डेटर में जैसे ही डाला, यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस कर दिया। मैंने उसको मान लो 15 दिन का टाइम दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको यस कर दूंगा, इंटरेस्ट को यस करने के बाद कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, ये भी ऑप्शन है, यस हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने उससे लेना है 18%, कैलेंडर मंथ, डेबिट बैलेंस ओनली, ऑलवेज, और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन करेंगे। इस बार हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 3rd नंबर, 2 तो हमने बता दिया आपको, ये वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। नॉर्मल राउंडिंग लेते हुए 1 रुपए तक इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन भी यस करना पड़ेगा, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, क्योंकि बिल में सिर्फ एक ही बिल आ रहा है, एक ही वाउचर डेट आ रही है। देखो यहाँ पे 2 आनी चाहिए, तो आएंगे। और यहाँ पे जो अल्टर आ रहा है, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अल्टर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एंटर मारना है और वाउचर टाइप में आके जो सेल्स का जो हमारा वाउचर था वहां आना है। सेल्स के वाउचर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखो, यूज इफेक्टिव डेट्स ऑफ वाउचर, ये नो है। इसको आप क्या करोगे, यस करोगे। तो इसको हम क्या यस कर देंगे, तभी ये ऑप्शन सेल्स या परचेज के बिल में शो होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोबारा वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद जो हमारा सेल्स का वाउचर है वहां पे हमें क्या करना है, 2 डेट दिख रही होगी आपको, अगर मैं जूम करके बताऊं तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एक तो सिंपल नॉर्मल डेट आ रही है, उसके नीचे आ रहा है इफेक्टिव डेट। तो ऊपर वाली डेट में हमें वो डेट डालनी होती है जिस दिन हमने बिल काटा, और सेकंड नंबर इफेक्टिव डेट में हमें वो डेट डालनी होती है जिस दिन हमारा माल सामने वाली पार्टी को डिलीवर हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं F2 दबाता हूँ, तो मान लो कि भी हम उसको
31/5 को हमने बिल जारी किया और 1/6 को जो है माल डिलीवर हो गया। ठीक है, ये डाला। और जिसको भी आप माल भेज रहे हो, जैसे एचके कंप्यूटर्स, इसको मैं माल भेज रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ, WD ग्रीन 50 पीस 2000 रुपये के हिसाब से। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो अब इसमें देखो एक चीज और बताने वाली होती है कि इफेक्टिव डेट में क्या होता है ना, यहाँ पे इसके जर में आपने यहाँ पे इसको 15 दिन का क्रेडिट दिया, तो इफेक्टिव डेट में फिर क्रेडिट देने का सवाल ही नहीं उठता है। समझ में आ रही है ना? फिर वो क्या होता है ना, अगले दिन से ही, जिस दिन इफेक्टिव डेट का मतलब ये होता है भी जब डेट इफेक्ट हो रही है उस दिन से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा फिर। ठीक है ना? इसमें देखो 2-3 ऑप्शन थे ना, इसमें 3 ऑप्शन थे देखो, जैसे ये है ना, 3 ऑप्शन है, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी का मतलब जिस दिन माल खरीदा उसके अगले दिन से माल पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये, उसमें आप क्रेडिट दे ही नहीं सकते, उधारी तो वहीं खत्म हो जाती है। सेकंड वाले में ऑप्शन में ये होता है कि भी आपने उसको 15 दिन 20 दिन का टाइम दिया है ना, तो 15-20 दिन छूट है उसको, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे क्या होता है, तीसरा होता तो फर्स्ट वाले ऑप्शन की तरह ही है, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी की तरह ही, बट डिफरेंस ये होता है कि भाई मान लो कि भी 1 तारीख को जो बिल जनरेट हुआ और नेक्स्ट डे पे हमने उसको माल डिलीवर किया, तो वो नेक्स्ट डे तो छूटेगा ही छूटेगा, उससे अगला दिन भी छूटेगा। ठीक है ना? जैसे कि भी 31 तारीख को हमने उसको माल बेचा, तो और 1 तारीख को हमने उसको क्या करा, माल डिलीवर किया, तो एक तो 31 तारीख से ब्याज काउंट नहीं होगा, 1 तारीख से ब्याज काउंट नहीं होगा, 2 तारीख से जो हो जाएगा हमारा ब्याज काउंट होना शुरू हो जाएगा। बट डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी में क्या होता है कि मान लो 1 तारीख को माल खरीदा है तो अगले दिन से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है 2 तारीख से, या 31 तारीख को माल खरीदा है तो 1 जून से या 1 तारीख से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ इफेक्टिव डेट ले लेते हैं। इफेक्टिव डेट लेने के बाद यहाँ डेट जो क्रेडिट पीरियड है वो तो देने का सवाल ही नहीं उठता, इसको अपन नो कर देंगे। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं और यहां से भी अपन इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद ये हो गया। अब क्या करना है कि भाई दिख कैसे रहा है, अगर ब्याज वगैरह कैलकुलेट हो रहा है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब आपने उसको माल कब बेचा था, 31/5 को, तो आप यहाँ डाल दीजिए 31/5। 31/5 से 1/7 का देखें, अगले 1 महीने का, तो कितना होता है भाई, तो देखो ब्याज जो लगना स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2 जून से हो रहा है ना। 2 जून से ब्याज लगना हमारा स्टार्ट हो चुका है। 2 जून से 1 जुलाई यानी कि 30 दिन हो गए, उस पर जो ब्याज लग रहा है 18%, 18,000 रुपए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बैक आएंगे, अल्टर में आके वाउचर टाइप में आके डेबिट नोट में उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें उसका अमाउंट प्लस करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से मैंने पहले बना रखा है, वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप क्लास डिफाइन कर देना इंटरेस्ट रिसीवेबल, और ये वाला ऑप्शन यस कर देना। कौन सा, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको यस कर देना। एक अकाउंट जरूर खोलना है, लेजर में आके आप इंटरेस्ट रिसीव्ड का खाता खोलेंगे, जो हमारा इनकम होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम। ये अल्ट के साथ F5, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डेट डाल दो यहां से 1/7, क्योंकि अगला महीना 1/7 ही आएगा। ठीक है, और यहां लेना HK कंप्यूटर। तो जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई 30 दिन का जो ब्याज है वो हमारा 1,00,000 पे 18,000 रुपये लग रहा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, एंटर मार के एक्सेप्ट करवा लेंगे और न्यू रेफरेंस लेते हुए जो भी है आप इंटरेस्ट, आप जो भी देना चाहो इंटरेस्ट 1 वो डाल सकते हो।
और यहाँ पे हम इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है? इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो अब हम उससे कितने रुपए मांगते हैं भाई? अब हम उससे मांगते हैं, अब हम उससे मांगते हैं 1,18,000 रुपये। ठीक है, पहले 1 लाख मांगते थे, अब 1,18,000 रुपये मांगते हैं। ठीक है, तो टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई? 18,000 रुपये होगी। ठीक है, बैक आ जाएंगे और इसको, ठीक है, रिसीव करने वाली तो वही एंट्री है। वाउचर में आके आप रिसिप्ट में आ जाओ, पार्टी का नाम डालो, अगर वो कैश दे रहा तो कैश लेके यहाँ पे उस पार्टी का नाम डाल देंगे और 1,18,000 रुपये अगेन रेफरेंस लेते हुए, ये होगी हमारी एंट्री। ठीक है, करना होता है इंटरेस्ट अगर हमने वस्तु पे या सेवाओं पे अगर हमने लगाया है तो हमें ऐसे उसकी एंट्री पास करनी होती है। कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है कि भी स्टेप क्या हैं, ठीक है ना, क्या हमें फॉलो करना होता है, वो ध्यान देना होता है। एंट्री उसी तरीके से है जैसे हमने लोन्स के रिगार्डिंग हमने करी थी, है ना, किसी को लोन दिया था, किसी से लोन लिया था, तो वो सेम ही एंट्री होती है, बट इसमें जो है स्टॉक आइटम में बनाना होता है तो वो थोड़ा डिफरेंस उसमें आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।